हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत काली अथवा रेगुर मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, काली अथवा रेगुर मिट्टी, ये काली मिट्टी जो है, इस काली मिट्टी की जो रचना है, इसका जो निर्माण है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकले लावा के जमने से और फिर उसके विखंडन के फलस्वरूप होता है। जिन क्षेत्रों में प्राचीन काल में पहले कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुए, यानी आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थीं, तो उन ज्वालामुखी क्रियाओं से जो तप्त मैग्मा, राग इत्यादि जो खनिज पदार्थ निकले, कालांतर में वह आगे ऊपर आकर के ठंडे हो गए और ठंडे होने के बाद उस मिट्टी का निर्माण हुआ जिसका रंग काला बना। इसीलिए इस मिट्टी का रंग काला होता है। इसी कारण इसे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये नमी को काफ़ी लंबे समय तक अपने अंदर समाहित रखती है, बनाए रखती है। इस मिट्टी में लोहे के, मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिनियम तथा अनेकों प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, उनकी मात्रा अधिकतर पाई जाती है। समझे जी। इस मिट्टी का जो विस्तार है, देखिए है कहाँ कहाँ ये दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भैया कहाँ पर है? देखिए, ये आप मैप देख रहे हैं, ये जो है ये दक्षिणी भारत जो है, ये समझे, ये दक्षिणी भारत, इस सारे दक्षिणी भारत में दक्कन के पठार का विस्तार फैला हुआ है। इसके अलावा एक मालवा का पठार है, ये आपका गुजरात है, गुजरात में थोड़ा सा ऐसे ही फिर मध्य प्रदेश में होता हुआ इधर को निकल जाता है। ये सब मालवा का पठार है यहाँ पर। तो मालवा का पठार और दक्कन के पठार में, समझे, मालवा का पठार और दक्कन के पठार में और उत्तरी पश्चिमी भागों में इस मिट्टी का विस्तार अधिकतर पाया जाता है। यह मिट्टी लगभग हमारे भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र इसकी राजधानी मुंबई है, तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा तथा दक्षिण मध्य प्रदेश के पठारी भागों में ये मिट्टी फैली हुई है। इस मिट्टी का विस्तार दक्षिण में जो गोदावरी नदी है, गोदावरी, जिसे उत्तरी दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है, इस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो इस नदी के अलावा एक नदी है कृष्णा नदी। इन कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियों में इसका विस्तार ज़्यादातर फैला हुआ है। अच्छा, काली मिट्टी में कपास का भारी मात्रा में उत्पादन होने के कारण इसे कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम जो मिट्टी अच्छी मानी जाती है वो काली मिट्टी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त पोषक तत्व काली मिट्टी में मौजूद होते हैं, इसलिए कपास की मिट्टी इसको कहते हैं। इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन एक तत्व की कमी होती है। कौन सा? फास्फोरिक। कौन सा तत्व है? फास्फोरिक नामक जो तत्व है उसकी कमी होती है, तो उसको जो है पूरा कर लिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में इस मिट्टी में एक समस्या हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में इस मिट्टी में बहुत मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जुताई, खुदाई, निराई, गुड़ाई का जो कार्य है बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन अच्छी ताकतवर मिट्टी होने के कारण इसमें मेहनत करके अनेकों प्रकार की फसलों को उगा लिया जाता है। यहाँ इस मिट्टी में कपास, गन्ना, मूंगफली, तिलहन, गेहूं आदि फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये सारी फसलें यहाँ बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। अभी बताया था, इस मिट्टी में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है और अधिक भरपूर मात्रा होने के कारण इस मिट्टी में ये सभी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। देखिए, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र का, गुजरात का, हरियाणा, ऐसे कुछ राज्य जहाँ काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसका
महत्व ज़्यादा है। गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने उत्पादन में हमारे उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है, लेकिन इसके बाद दूसरा जो स्थान आता है वो महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। काली मिट्टी में गन्ने की खेती अच्छी होती है। इसके अलावा मूंगफली, तिलहन, गेहूं इत्यादि अनेकों प्रकार की फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो इस तरह से भैया ये आज आपको काली अथवा रेगुर मिट्टी के बारे में बताया गया था।